देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं आपातकाल की। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया गया संघ को, कैसे चढ़ा ये जुनून। जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता ये बताने के लिए काफी है कि देश ने कैसे आज से 47 साल पहले आपातकाल का दंश झेला था। ये वो दौर था जब ना बोलने की आजादी थी, न लिखने की आजादी। विरोध प्रदर्शन करना तो फिर बहुत दूर की बात थी। आपातकाल पर हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उससे पहले आपको स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की वो कविता भी सुनाते हैं, उस दौर की पीड़ा को जो बखूबी बयां करती है। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। तो ये स्थिति बनी थी आपातकाल में कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाने लगा था। 25 और 26 जून के दरमियान की ये बात, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। नतीजा ये हुआ कि देश का लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार अगले 21 महीने तक नागरिकों से छीन लिए गए। सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया, विरोधियों को जेल में ठूंस दिया जाने लगा। देखिए रिपोर्ट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 26 जून की सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन यह आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों का अंधकार लेकर आया था। अंधकार आपातकाल का। आपातकाल की घोषणा होते ही शुरू हो गया देश भर में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई नेताओं को मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा लगा कि पूरा देश जैसे एक बड़े जेल खाने में बदल गया हो, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। यहाँ तक कि लोकतंत्र के चौथे खंभे यानी प्रेस को पिंजरों में कैद करने की कोशिश की गई, लेकिन दबी हुई आवाजों को ज्यादा समय तक नहीं बांधा जा सका और हर ओर से नारे गूंजने लगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपातकाल लागू करने के लगभग 21 महीनों के बाद 21 मार्च 1977 को विरोध की लहर तेज होता देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पहली बार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। देश की राजनीति में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। बंदिशों और अंधकार का युग खत्म हो गया था, लेकिन उन लोगों को याद करना बेहतर होगा जिन्होंने इस सुबह के लिए अपनी कुर्बानियां दी और गुमनाम रह गए। जो 20, 22, 25 साल के नौजवान होंगे, उनको अगर पूछा जाए कि आपातकाल कैसा था, ज्यादा उसको पता नहीं। व्यक्ति स्वातंत्र की जो तड़पण होती हो क्या होती है, देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में, लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना दें। तो आपातकाल 1975 जुलाई से शुरू हुआ वो काला अध्याय जो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में हर पल एक टीस की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुभता रहेगा। जब लोकतांत्रिक अधिकारों को एक अध्यादेश के माध्यम से मात्र उसका दमन कर दिया गया था।
एक बार फिर अटल जी की वो पंक्तियां आपको सुनाते हैं और समझिए इन चंद शब्दों में किस तरह से लोकतंत्र का दमन किया गया था, किस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन किया गया था। तो अटल जी की वो पंक्तियां हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं, वो सुनिए। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की। और इस आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था वो सिर्फ पढ़कर समझना मुश्किल है। उसके लिए अगर आपातकाल समझाने की कोशिश की जाए तो कैसे समझाया जाए? रोशन जी। आज की पीढ़ी है, जैसे आपने कहा कि वो 4G, 5G और वो इंटरनेट पर बिजी है जी, उसको आज का दिन याद दिलाना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारा जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमने लगभग 500-550 साल इंतजार किया जी। पहले हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया और उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया। तो बड़ी लड़ाई के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद इस देश को आजाद कराया और एक जो हमारा महासंघ है, हिंदुस्तान बना, भारत बना। उस भारत को 1975 में 25 जून को आधी रात में, 25 और 26 जून की आधी रात को जी पे आपातकाल लगाया गया। इंदिरा गांधी ने जो उनकी तानाशाही प्रवृत्ति थी उसके कारण आपातकाल लगा और हमारा देश 21 महीनों तक बंधक रहा जी। तो आज की पीढ़ी को बहुत जरूरी है समझाना कि अगर हम अपने देश के प्रति सजग न रहे, अगर हम संजीदा नहीं हुए और हम केवल 4G और 5G के ही चक्कर में रह गए तो ये देश फिर कहीं ऐसे हाथों में न चला जाए कि फिर हमें वैसे ही संघर्ष। बिल्कुल रोशन जी, आप 2 पीढ़ियों को काफी नजदीक से देख चुके हैं और तीसरी पीढ़ी शायद जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली पीढ़ी रही है उनसे भी आपका संपर्क रहा होगा। और ऐसे में आज जब लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो आज के समय में और आपातकाल के समय में कैसे फर्क समझाएंगे? देखिए, जब आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने 25 और 26 जून की आधी रात को आपातकाल लगाया था जी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 19 है, मतलब जो हमारे संविधान में टोटल हमारे जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इन सबको सस्पेंड कर दिया था। और उसमें से खासकर जो आर्टिकल 19 है, 19 का भी 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया था। और अखबारों पर, पत्रकारों पर और लोगों की जो बोलने की, धरना प्रदर्शन करने की एक आजादी थी, उस आजादी को उन्होंने बंधक बना लिया था जी। तो वो स्थिति थी। उसके बाद से हम लोग लगातार ये मांग करते हैं। उन्होंने एक चीज और की थी कि जो हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था 1965 का, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया था इमरजेंसी के दौरान। और ये जो नया प्रेस काउंसिल बना है, ये फिर 78 में बना था जब जनता सरकार आई थी। तो उस वक्त जो देश ने 21 महीने जो आपातकाल झेला, उसमें जो मीडिया की आजादी खत्म हो गई थी। अभी उसके बाद हम लगातार इस बात की डिमांड करते रहे हैं और हर शासनकाल में कि चाहे आपके विरोध कितने भी हो, चाहे आपका कितने भी आप मीडिया से नफरत करते हो, लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता को मत रोकिए। क्योंकि अगर आपने स्वतंत्र अपने लाभ के लिए, अपने जो आपकी तानाशाही प्रवृत्ति के लिए अगर किसी ने मीडिया की स्वतंत्रता रोकी तो ये देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए आप मीडिया को स्वतंत्र रखिए, चाहे मीडिया की कितनी भी बुराई करें, चाहे मीडिया कितना ही करप्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, लेकिन उसकी आजादी मत छीनिए। क्योंकि आज देश अगर आजाद है तो मीडिया के कारण है। चलिए थोड़ा फर्क समझने का प्रयास करते हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी जो एक ट्वीट डिलीट किए जाने पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन का शोर मचाने लगती है और आज के शासन व्यवस्था को धरना प्रदर्शन के दौरान आपातकाल और तानाशाही शासन व्यवस्था से तुलना करने लगती है, उस पीढ़ी के लिए हम समझाना चाहेंगे कि आशुतोष जी किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं वाकई में जो आपातकाल था उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति। आशुतोष जी। देखिए, आपातकाल और आज की परिस्थिति 2 विभिन्न परिस्थितियां हैं। आपातकालीन स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को
बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और लोगों को बोलने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं थी। लोग बड़े दबे दबे बड़े प्रेशर में जी रहे थे और स्वच्छंद रूप से कहीं विचरण भी नहीं कर पा रहे थे और अपनी बात को व्यक्त भी नहीं कर पाते थे। मीडिया की सारी फ्रीडम जो थी वो छीन ली गई थी। तो आज के समय में लोग जो है ज्यादा आजादी के ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग कर रहे हैं और मीडिया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं उसको दुरुपयोग करके लोग इस बात को कहते हैं। लेकिन आपातकालीन स्थिति का और आज का कोई तुलना नहीं की सकती। आज की तारीख में हम काफी स्वच्छंद हैं। हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। जो भी चाहे सरकार को क्रिटिसाइज करे, चाहे सरकार को प्रेज करे और मीडिया भी स्वतंत्र है अपने रूप से हर चीज को प्रकाशित करने के लिए। आज मीडिया पे किसी तरह की कोई सीमा नहीं लगाई गई है कि आप ये छापिए और ये ना छापिए। मीडिया जुडिशरी हमारे देश की पूर्ण स्वतंत्र है। लोकतंत्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार है। मीडिया को अपनी स्वतंत्रता है पूर्ण रूप से कि जो खबर देखते हैं, जो ठीक समझते हैं उसको अपने हिसाब से छाप सकते हैं। और मैं कहूंगा कि इसका और इमरजेंसी का कोई तुलना हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, इमरजेंसी की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। इमरजेंसी में हमारे ऊपर सरासर अत्याचार होते थे जो जनता को सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लोगों को जेल में भर दिया गया था और लोग जेल से कुछ अपने संदेश भी देना चाहें जनता को नहीं दे पा रहे थे। तो उस समय का और इस समय को कल्पना करना ये तो मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी इट वाज वर्स देन द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। जी आशुतोष जी, अटल बिहारी वाजपेयी के ही शब्दों में कहें तो अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, इसे किस तरह से अभिव्यक्त करेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अनुशासन में रह करके हम अपने विचारों को व्यक्त करने का हमें पूर्ण अधिकार है। लेकिन कभी कभी लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। अनुशासन में ना रह करके उस सीमा को लांघ जाते हैं और जो मन में आया उल्टा सीधा नाप शनाप कहने लगते हैं। मैं कहूंगा कि आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, आप आजाद हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, लेकिन एक अनुशासन में एक सीमा में रह करके बात करें तो ज्यादा अच्छा है, जिससे आपकी गर्मियां भी बनी रहती है, देश की गर्मी बनी रहती है। राजनीतिक छवि जो राजनेता है वो भी अपनी छवि को बना के रख सकते हैं। अनुशासन से अगर बाहर जाता है कोई भी चीज वो अच्छी नहीं है, तो नुकसानदायक कहलाई जाए। तो रोशन जी से थोड़ा राजनीतिक टिप्पणी इन परिस्थितियों पर ले लेते हैं जो आजकल राजनीतिक दल बीते कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि एक दूसरे पर इसी तरह का आरोप लगाते हैं। एक दल दूसरे दल पर कहता है कि आपने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा, तो दूसरा दल कहता है कि आप तो अघोषित आपातकाल लगा रहे हैं। तो राजनीति को भी बतौर पत्रकार आप काफी करीब से, काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं रोशन जी, तो इस राजनीतिक कुश्ती को किस तरह से देखें और लोग समझ पाए इस तरह से कैसे अभिव्यक्त करेंगे आप? जो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उनके सामने वो हालात थे, और मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका लूंगा बिल्कुल बिल्कुल बताने के लिए कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी। जी, आपको याद होगा कि 1971 का जब लोकसभा का चुनाव था तो वो रायबरेली सीट से उनको जीता हुआ घोषित कर दिया था और जो उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण, उनको हारा हुआ घोषित कर दिया था। तो राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और वो हारी भी थी, तो वहां के जो डीएम और एसएसपी हैं उन्होंने उनको जीता हुआ घोषित किया है। तो हाईकोर्ट के जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा जी, उन्होंने 12 जून को एक फैसला सुनाया था और उनपे बहुत दबाव डाला गया था कि वो फैसला ना सुनाए, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 12 जून को सुनाऊंगा और उन्होंने अपना फैसला सुनाया। तो ये कहते हैं, जो मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, कि उसमें जो सिद्धार्थ शंकर रे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इंदिरा गांधी पे बहुत दबाव डाला कि आप सरेंडर मत कीजिए और देश पे आपातकाल लगाइए, अदरवाइज इंदिरा गांधी इस्तीफा देना चाहती थी। तो ये उनके सामने जो हालात थे, जो कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के कारण ही कांग्रेस में विघटन हुआ था। कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे, चौधरी चरण सिंह हो, मोरारजी देसाई हो, के कामराज हो, जितने भी लोग थे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। वो उनकी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण छोड़ के गए थे। तो 1975 में इसके कारण इमरजेंसी लगी, क्योंकि उसमें जगजीवन राम और जो दूसरे नेता थे उस वक्त के, वो उनका विरोध कर रहे थे जी। और जेपी नारायण का जो आंदोलन चल रहा था संपूर्ण क्रांति का, वो भी एक तरफ आंदोलन था। तो हालातों के कारण उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन उसकी तुलना आज हम नहीं कर सकते क्योंकि आज देश में इमरजेंसी नहीं है। और जो राजनीतिक तंत्र पे आरोप लगाते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो सत्ता में आता है उस पर लोग आरोप लगाते हैं कि आपका व्यवहार तानाशाही पूर्ण है या आपका
जो आप काम कर रहे हैं वो तानाशाही जैसे कर रहे हैं, जैसे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये इनकी जो काम करने की प्रवृत्ति है, जो काम करने का जो स्टाइल है वो तानाशाही टाइप है, ऐसा किसी किसी नेता के बारे में कहा जाता है। जैसे कि जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी उनके बारे में कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता था, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता था। तो ऐसे कुछ लोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इमरजेंसी लगना, बिल्कुल, इन आरोपों और इमरजेंसी का सही अर्थ क्या होता है, ये काफी दो छोर हैं कहें तो अगर राजनीतिक खींचतान के बीच। हमारे साथ मनराज गुज्जर जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी भी कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। मनराज जी, हम बात कर रहे थे और अपने अन्य मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे थे कि आज की पीढ़ी जो 3G 4G पर चलती है, एक संदेश बिजली से भी तेज रफ्तार से लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, वो कभी कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने लगती है। वो पीढ़ी आपातकाल को कैसे समझे? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आपकी टीम को कि पहला न्यूज चैनल है जो इतिहास के उस काले धन को उजागर कर रहा है और स्पष्ट रूप से दर्शकों के सामने रख रहा है जी। 47 साल हो गए और 1975 में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बलीभूत करने के लिए, अपने राजनीतिक उत्तराधिकार, अपने राजनीतिक पावर को स्टेब्लिश करने के लिए इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाए जी, सबसे बड़ा काला धब्बा था। हम ब्रिटिशर से लड़ रहे थे 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो हमारा मांग ये थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उस लड़ाई को भारत के अंदर जन्मे हुए, भारत की धरा में पैदा हुए लोगों ने काले धब्बे के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया। ये एक बड़ा विवाद, बड़ा मुद्दा हमारे समक्ष है। दीपक जी देखिए, आज 47 साल हो गए हैं और इस कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र ने बच्चों को क्या पढ़ाया है, कॉलेजों में क्या पढ़ाया है, स्कूलों में क्या पढ़ाया है। इमरजेंसी के ऊपर कोई स्पष्ट, आज तक कोई स्पष्ट सिलेबस का हिस्सा इन्होंने नहीं बनाया है। इन्होंने अपनी बुरी चीजों को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया है। और आज कांग्रेस पार्टी और आज पूरे देश में जो बार बार बात उठती है कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, और आज कांग्रेस के संजादे भी इस बात को उठाते हैं लोकतंत्र, उनको ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम अगर किसी ने किया तो उनकी दादी ने किया था। उनकी दादी के कार्यकाल में इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अवसान की तरफ जाना पड़ा था। दीपक जी, मेरे दादाजी इस इमरजेंसी के अंदर मेरे दादाजी को अचानक घर से उठा लिया जाता, वो एक इससे वो बताते हैं मुझे आज भी कि हम बैठे हुए थे, शाम को बैठे हुए थे, अचानक पुलिस आती है और हमें गिरफ्तार कर लेती है। वो दुख, वो पीड़ा हमारे परिवार ने भी झेली है। इसलिए मैं समझता हूँ और मैं बच्चों को आज ये बोलता हूँ कि ये मत उलझिए, ये मार्क्सिस्ट लोग, ये जो माओवादी लोग जो बोलते हैं ये पढ़िए वो पढ़िए, नहीं पढ़िए। इस देश के इतिहास में, इस देश की सरकारों के, इस देश के लोकतंत्र के साथ इस देश की सरकारों ने जो जो कुकर्म किए उन सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा इतिहास क्या था। हमें पता होना चाहिए कि इतिहास में हमारे लोकतंत्र के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। हमें पता होना चाहिए था कि सर्वाधिकारवाद की बात हम मुसोलिनी और नाजीवाद की बात वहां इटली और जर्मनी के संदर्भ में करते हैं, लेकिन भारत में भी नाजी शासक हुए थे जो भारत के लोगों की स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों को बाधित किए थे। मैं धन्यवाद देता हूं दीपक जी आपके इस कार्यक्रम को कि आपने ये रखा, और ये बहुत ही आज की पीढ़ी को इसके बारे में जानना चाहिए, इनके चरित्र के बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल, नागरिक अधिकारों की हम आज भी बात करते हैं, लेकिन नागरिकों की जिम्मेदारियां भी तो उनके संज्ञान में होनी चाहिए। अगर नागरिक जिम्मेदार हों तो कोई भी शासन व्यवस्था इसका दुस्साहस नहीं कर सकता कि वो नागरिकों के अधिकार का हनन कर सके, इस तरह के आपातकाल के बारे में सोच भी सके। तो एक एक कर तीनों मेहमानों की प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। आशुतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष दल जो है अपना उसका एडवांटेज लेते हुए सत्ता दल पे विभिन्न किस्म के आरोप लगाते हैं। लेकिन ये चलता आ रहा है राजनीति में, शाम दान भेद सब चलता रहता है। अभी उत्तर प्रदेश के एक बड़े कद्दावर नेता ने, जबकि यूपी के बाई इलेक्शन चल रहे थे, तो चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। और उनका ये कहना है कि ऐसे चुनाव अगर हिटलर के समय में होते तो अच्छा होता। मतलब देखिए उनकी विचारधारा क्या है, किस तरह की विचारधारा, क्या उनकी मानसिकता है, किस उसको मानसिक स्तर को लेकर के चल रहे हैं। इतने अच्छे माहौल में, जितना अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल
वर्तमान सरकार ने भारतीय नागरिकों को दिया है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करते हैं, हर व्यक्ति अपनी आजादी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, ऐसे कद्दावर नेता का ऐसा घिनौना बयान देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जहाँ तक आज का टाइम है, 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, इमरजेंसी की और आज की कोई कल्पना दूर दूर तक नहीं की जा सकती है। इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर दिया गया था, उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे और आज की तारीख में हर व्यक्ति अपने विचार को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिए आजाद है। तो हम आज स्वतंत्रता के रूप में अच्छी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अच्छा अपना जीवन वो कर रहे हैं और वर्तमान सरकार जो है नागरिकों को अच्छे से अच्छा जीवन प्रदान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा कि है, कोई कितना भी अच्छा कर ले उसको क्रिटिसाइज करने वाले हमेशा होते ही हैं। अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था इससे पहले कि उनके दादा को घर से उठा लिया। नहीं, प्रवक्ता नहीं है, वो भी राजनीतिक विश्लेषक ही हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। मनराज जी बता रहे थे जी, उनके परिवार ने भी इस विभीषिका का दंश झेला था। उनका नाम मनराज गुर्जर जी हैं। मनराज गुर्जर जी की मैं वेदना को समझ पा रहा था कि उनके दादाजी को घर से उठा लिया गया था और किस तरह से उनको प्रताड़ित पीड़ित किया गया और जेल में जो लोग गए थे, मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से याद है। उस टाइम में मैं शायद कॉलेज पास करके निकला था, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वर्तमान सरकार के काफी नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया था और किस तरह से बसों में भर भर के ले जाया जाया था। वो सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मैं कॉलेज से पास आउट करके चुका था, 20-22 साल की मेरी आयु थी उस समय में और सारा दृश्य मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कैसा सड़कों पे हो रहा था और किस तरह से लोगों को। रामलीला मैदान में भी एक मीटिंग की गई थी जब जगजीवन राम ने पार्टी छोड़ने की वो किया था, तो रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी जगजीवन राम के उसमें पक्ष में। तो आज की तारीख में जनता, अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमें बोलने की अधिकार नहीं, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो मैं उस चीज से असहमत हूँ। आज का और इमरजेंसी का कोई हम दूर दूर तक वो नहीं कर सकते कंपैरिजन। इमरजेंसी में हम बिल्कुल, लेकिन संभावना तो हमेशा बनी रहती है क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में आपात परिस्थितियों में इस तरह की अवधारणा को लागू किए जाने संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो कोई भी सरकार इसका उपयोग आपात स्थिति में कर सकती है। लेकिन हम दीपक जी, नागरिक के भलाई में, देश के हित में जो भी कार्य किया जाए सरकार को करना चाहिए। सरकार को स्वतंत्रता बिल्कुल महत्वपूर्ण है। नागरिक के हित में अपनी सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि, बिल्कुल अपनी महत्वाकांक्षा की पुष्टि करने के लिए इस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन करना ये गलत है। हम रोशन जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि नागरिक कितने सजग और कितने जागरूक किस स्तर पर रहें ताकि सत्ता निरंकुश ना हो। जी देखिए, हमारे देश में जो इमरजेंसी लगी है, आपको तो शायद इतना ही ध्यान होगा कि 1975 में लगी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 1962 में भी इमरजेंसी लगी थी, 1965 में भी लगी थी और 1971 में भी इमरजेंसी लगी थी। लेकिन वो इमरजेंसी का लोगों को पता ही नहीं चला क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर बाहर से आक्रमण हुआ था, चीन का आक्रमण था, फिर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में देश की जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था चलती ठीक से चलती रही, इसके लिए आपातकाल लगा था। लेकिन उसमें लोगों को पता नहीं लगा था क्योंकि लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया था, उनको बंधक नहीं बनाया गया था। 1975 की जो इमरजेंसी थी वो व्यक्तिगत हित के लिए थी, सत्ता को हासिल करने के लिए, मेरे हाथ से सत्ता न छीनी जाए, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई थी। इसलिए 1975 का आपातकाल सबको याद है, उससे पहले जो आपातकाल लगे वो किसी को याद नहीं है। उसके बाद हम लोगों की, सभी की, पूरे देश के, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे प्रबुद्ध वर्ग हो, उन सब की कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे देश में दोबारा ऐसे हालत ना आए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर इस तरफ जाती है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ऐसे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो आपातकाल के बारे में या ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हो, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। और जो आपने बात की कि देश हित में जो भी निर्णय हो वो सरकार को लेना चाहिए, कोई भी सरकार नहीं हो, XYZ, देश के हित में बड़े बड़े निर्णय होते हैं। लेकिन देश की जो आजादी है, जो नागरिकों की आजादी है, उसको बंधक बनाने के लिए नहीं, उनकी जो अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए। और हमारा देश इसलिए बड़ा, हम जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, हमारा जो भारत का जो हमारा गौरव है, यही है कि हम सब जो मिल बांट कर, जो हम सब एक सामूहिक तौर पे एक परिवार की तरह हैं पूरा देश,
उस परिवार की तरह रहे। बिल्कुल, लोकतंत्र की जननी रहा है ये भारत देश, और लोकतंत्र से ही पोषित और पल्लवित हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि मनराज जी भी हमारे इसी सवाल का जवाब दे कि सत्ता निरंकुश ना हो, इसके लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए, किस तरह की जिम्मेदारी पूर्वक कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात आ रही थी, तो उस समय उनको आर्टिकल 32 के तहत ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के हनन के अगर किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये इसलिए दिया गया था कि उनके साथ ये अपेक्षाएं की गई थी कि नागरिक अपने कर्तव्यों की भी अनुपालना करेंगे, और अगर कर्तव्यों को छोड़कर अगर वो मौलिक अधिकार मांगेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, कोरिलेटेड है दोनों, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन हमने देखा कि लोकतांत्रिक प्रगतिकरण के साथ साथ नागरिकन अपने कर्तव्यों को भूल गए और अधिकारों के ऊपर ज्यादा आने लग गए, और ऐसे में सरकारों ने उनके ऊपर कंट्रोल करने के प्रयास करने लगे जी। आज जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दीपक जी इस देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ होता है, इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है, इस देश के जो आत्मा है, इस देश की जो संरचना गढ़ी गई है हमारे संविधान निर्माताओं के खून पसीनों से, उसके साथ खिलवाड़ होता है। और फिर जब बात उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो बोल देते हैं कि हमारे तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में याद दिला देता हूं, आर्टिकल 19 के तहत जिस अभिव्यक्ति की आजादी की बात की गई है वहां पर 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के नाम पर कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा। उनके खिलाफ कानूनी प्रोविजन है, कानूनी तरीके से उनके खिलाफ आपराधिक श्रेणी में उनके खिलाफ मामले दर्ज करने का पूरा प्रावधान है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार का इंटॉलरेंस की बातें की जा रही है, वो कुछ नहीं है, वह उनको सत्ता में रहने का जो सुख 75 साल से उस देश में भोगा है। बड़े बड़े मंत्रालयों में बैठकर चाय कॉफी अपने टेबल पर पैर रखकर इनको पीने का जो सुख इन्होंने भोगा है, अब पिछले 10 साल से ये बेरोजगार हो गए हैं और अपनी इस बेरोजगारी को मिटाने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और इस आरोप प्रत्यारोप में दीपक जी सबसे बड़ी बात ये है, ये भूल जाते हैं कि इस देश के खिलाफ भी वो बात कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने की वो बात कर रहे हैं। ऐसे में नहीं, मनराज जी शायद वो नहीं भूलते होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छे से आभास है कि जनता की स्मृति बहुत क्षीण है और लोग जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए दीपक जी, इसलिए नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इस बार आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में सारे हटा दिया, बर्नी, अबुल फजल सब हटा दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से सबको हटा दिया। अब हम मीरा पढ़ाएंगे, अब हम सावरकर पढ़ाएंगे, हम अब गांधी पढ़ाएंगे, हम अब अम्बेडकर पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे बर्नी, फ्यूजर, अबुल फजल को, उनको क्या क्या किया उन्होंने इस देश के अंदर। हम इस देश का इतिहास पढ़ाएंगे, हम इस देश में 1975 में आपातकाल क्यों लगा उसके कारण बताएंगे, किस प्रकार से राजनीतिक सत्ता के लिए लोकतंत्र को मरोड़ा गया, हम वो बच्चों को वो पढ़ाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कह रही है कि भारतीय मूल्यों के साथ हम रूबरू कराएंगे। इसलिए सरकारें तानाशाही तब बनती है जब नागरिक अपने अधिकारों के नाम पर इस प्रकार के काम करने लग जाए कि वो तोड़ने लग जाए, या वो ये करने लग जाए कि नहीं। आज की दौर में ये है, मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए, और जब कर्तव्यों की तुम अनुपालना करोगे आपको अधिकार अपने आप ही मिल जाएगा। बिल्कुल, आशुतोष जी से समझ लेते हैं, जिस तरह से इतिहास की जानकारी होने से ही भविष्य में एक सतर्क और सजग समाज का निर्माण हो, मनराज जी ये सलाह दे रहे हैं, तो क्या वाकई में अगर हम इतिहास को भूल जाएं तो आगे हम अपने लिए मुसीबतों को आमंत्रित करेंगे, और इतिहास को अगर अच्छे से याद रखें तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे? ऐसा आपको भी लगता है आशुतोष जी? देखिए दीपक जी, मैं कहूँगा हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा बड़ा गौरवान्वित इतिहास रहा है जी। अगर हम ये ब्रिटिशर्स तो ये मुगल्स का वो टाइम देखें, उन्होंने किस तरह से भारत के लोगों को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट करा, किस तरह से उनका वो किया, दुरुपयोग करा अपनी सत्ता का, उसको अगर देखें। और पिछली सरकारों ने, पिछले जो ब्रिटिशर्स का राज था, मुगलों का राज का था, उनको बड़ा चढ़ा करके दिखाया, उनको गौरवान्वित करके दिखाया। तो जो वर्तमान पीढ़ी है उसको भारत का गौरवान्वित इतिहास का बिल्कुल तनिक आभास नहीं है। हमको अपना पास भी देखना चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स और मुगलों का राज देखना चाहिए, और उस समय के राजाओं का भी देखना चाहिए। हमारा गौरवान्वित देश कितना उन्नत देश था, और ब्रिटिशर जब भारत में आए तो भारत विश्व की जीडीपी का लगभग 28% हिस्सा भारत का था, और जब भारत को छोड़ के गए हैं तो जीडीपी का केवल 2% छोड़ के गए। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करा, और अभी तक पिछली सरकारों ने केवल ब्रिटिशर्स के अच्छे कार्यों को ही दिखाया, और भारतीय जो शासक थे उनके अच्छे शासन कार्य को
नहीं दिखाया गया। तो वर्तमान सरकार है उन चीजों को दिखा रही है। हम सरकार से अपेक्षा तो बहुत करते हैं कि सरकार हमारा मौलिक अधिकार है, ये है, हमें ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की हमसे क्या अपेक्षा है, हमारा क्या दायित्व है सरकार के प्रति, उस और लोग जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। मैं समझता हूँ कुछ अपोजिशन पार्टी जो होती हैं, विपक्ष में बैठती हैं, उनका कार्य केवल और केवल यही है कि पक्ष की सत्ता दल को विरोध किया जाए, चाहे वो सकारात्मक कार्य अच्छा भी कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टियों का कार्य तो केवल उस कार्य का विरोध करना है। और मीडिया का भी काफी इसमें हाथ रहता है। मीडिया का चाहे तो उसको अच्छा सकारात्मक दिखाता है। आप लोग अपने चैनल के थ्रू दिखा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बिल्कुल बात है। मीडिया की बात आ ही गई आशुतोष जी, तो रोशन जी के पास जरा चल लेते हैं। रोशन जी, जिसके हाथ में कलम कहानी वही लिखता है, तो ऐसे में सत्य क्या है, असत्य क्या है और भ्रम क्या है, ये समझना भी जरूरी हो जाता है। और इतिहास की जो बात हो रही थी उस परिप्रेक्ष्य में अगर आज के लोगों को कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो स्मार्टफोन का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें जो लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं वो मीडिया को सोशल मीडिया मान बैठे हैं, और जो सोशल मीडिया गंदगी फैला रहा है वो सोचते हैं कि मीडिया गंदगी फैला रहा है। दरअसल हमको पहले इसमें बाइफर्केशन करना चाहिए, लोगों को ये अवेयर करना चाहिए कि ये मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया है। जो फेसबुक पे, ट्विटर पर जो दिन भर खबरें फैला रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं, वो मीडिया नहीं है। मीडिया आज भी जो हमारा प्रिंट है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, ये मीडिया है। वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो ट्रेन होके आए हुए हैं और उनकी खबरों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कानून को मानते हैं, वो कोई गंदगी नहीं फैला रहे हैं, वो बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। लेकिन रोशन जी, इसका एक पहलू तो ये भी हुआ ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों की भी एक बड़ी समूह तक पहुंच बढ़ी है जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाते, या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए उसके माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में झूठ का पर्दाफाश भी सोशल मीडिया पर होता है, सच्चाई भी सामने आती है सोशल मीडिया पर। तो ये दो धारी तलवार है, इसे संभल कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि असल में इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि ये जिसकी जो रीच है ना, जो प्रिंट मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीच है, उसकी रीच से कई गुना ज्यादा है, इसलिए उसका प्रभाव भी ज्यादा है और लोग उसी को सच या झूठ मान लेते हैं। लेकिन हमें इसमें जो हम सब पूरा जो मीडिया के लोग हैं, इसमें थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करना होगा। जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो भी तुरंत मीडिया को गाली देने लगते हैं। अगर सोशल मीडिया में कोई गलत चीज चल रही है तो सोचते हैं कि मीडिया ऐसा कर रहा है, मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। मीडिया की भूमिका बहुत ही सकारात्मक रही है, देश को जोड़ने वाली रही है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा इसमें बाइफरकेट करना चाहिए, इसमें सरकार को जरूर। और शायद मीडिया के इस सकारात्मक भूमिका को तत्कालीन सरकार समझ रही थी, तभी तो आपातकाल में सबसे पहला प्रहार मीडिया पर ही हुआ। बिल्कुल, उसमें बन के, हालांकि उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उनको उसमें अगर सोशल मीडिया होता तो शायद उनमें, अगर उन्होंने एक मीडिया को प्रतिबंध किया था तो सोशल मीडिया के जरिए वो एक्सपोर्ट हो। बिल्कुल, ये जो विरोध स्वर मुखर हुए थे उनको 2 साल नहीं लगते, वो तुरंत हंगामा खड़ा हो जाता। मनराज जी, सोशल मीडिया का अपना महत्व है, लेकिन उस महत्व को, उस सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं माना जाना चाहिए, और उस मीडिया उसको मीडिया का रूप लेके मीडिया को गाली नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, रोशन जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण और कड़वी सच्चाई को व्यक्त किया है कि मीडिया ही निशाने पर आ जाता है, जबकि मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। तभी आपातकाल में भी पहला प्रहार मीडिया पर ही हुआ था। मनराज जी, मीडिया की तत्कालीन भूमिका और आज की भूमिका पर क्या कहेंगे? संक्षिप्त में अंतिम प्रतिक्रिया हम अपने सभी मेहमानों की चाहेंगे। रोशन जी ने बिल्कुल दीपक जी, देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को माना जाता है जी। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जिस प्रकार की कार्यप्रणाली को संचालित कर रही है, मीडिया उसको जनता तक ले जाए, जनता के तार्किकता के आधार पर उसकी जांच करवाए और जनता के लिए उत्तम है नहीं है ये जनता के ऊपर छोड़ दे जी। उस समय मीडिया ये काम कर रहा था। 1960 के दशक में जिस प्रकार से जेपी आंदोलन चल रहा था, जिस प्रकार से जो मूवमेंट खड़ा हो रहा था, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलहें थी, उन सब में मीडिया ने अपनी सकारात्मक तरीके से अपनी भूमिका का अदा कर रहे थे। 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा जब पूरा नहीं हुआ इंदिरा गांधी का, तो मीडिया बार बार सवाल कर रहा था। तो 1975 में सबसे पहला प्रहार उन्होंने मीडिया पर कर दिया, एकदम से बंद कर दिया कि भाई अब पहुंचाओ आप जनता तक।
तो कहीं ना कहीं मीडिया का जो भूमिका थी उसको पता थी, इंदिरा गांधी जी को वो पता थी कि मीडिया के बिना बैन लगाए हम पूरी तरीके से अपने सर्वाधिकार नियमों को लोगों तक नहीं लागू कर सकते, हम लोगों की नसबंदियां नहीं करवा सकते। संजय गांधी जी के पास क्या पद था उस वक्त पे, लोगों की नसबंदियां करवा रहे थे, क्या पद था उनके नेताओं के पास। ये इस प्रकार का जो माहौल उस समय बना, गिरफ्तारियां हो रही थी, जो भी हो रही थी। आज के दौर में मैं दीपक जी कहना चाहूंगा, मीडिया के अंदर जिस प्रकार का आरोप लगता है वो बायसनेस का है। आज मीडिया हम देखते हैं कि वास्तविक समस्याओं से भटक रहा है। आज मीडिया जिस प्रकार के मुद्दों को उठाना चाहिए, जिस प्रकार की वास्तविकता को इस देश के लोगों तक पहुंचाना चाहिए, कहीं ना कहीं एक पक्ष वहां पर मीडिया छोड़ रहा है। आप जैसे लेकिन अब लोग इतने समझदार हो गए हैं, वैसे मीडिया घरानों का अब बहिष्कार होने लगा है और ऐसे मीडिया जो सत्य के साथ खड़े हैं और धरातल पर जो हो रहा है उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ लोग भी खड़े होते हैं और ये सोशल मीडिया पर भी लोग समझ पा रहे हैं जो उनकी अभिव्यक्ति आ रही है। आशुतोष जी, आप क्या कहेंगे, आपातकाल में मीडिया पर जो प्रहार हुआ था और आज मीडिया को जो कटघरे में खड़ा किया जाता है? मीडिया के ऊपर किया गया, मीडिया की जो आजादी थी, स्वतंत्रता थी, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट नहीं कर पा रहे थे। बड़ा लिमिटेड न्यूज आती थी, सेंसर न्यूज आती थी, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट न्यूज इश्यू करता था उसी को मीडिया सिर्फ छापता था और दूरदर्शन के माध्यम से दिखाता था। दूरदर्शन के ज्यादा चैनल नहीं थे। आज की तारीख में मीडिया स्वतंत्र है, काफी चैनल है और मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है। उस पर जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने विचार को प्रकट करते हैं। जब मैं आदमी जमीन आसमान फर्क है, लोगों को ये सरकार जी लोगों को सरकार दायित्व है। हम सरकार कुछ अपनी सरकार को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है रोशन गौड़ जी, मनराज गुज्जर जी और आशुतोष शर्मा जी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपातकाल को आज की पीढ़ी कैसे बेहतर तरीके से समझ सके और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई आज के लोग देते हैं वो आपातकाल को याद करके समझ सके कि वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है और इसका हनन क्या होता है। सिर्फ अभिव्यक्ति ही नहीं, नागरिक अधिकारों का भी हनन, नागरिक अधिकारों पर भी रोक और ऐसे में हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों के विषय में भी गंभीरता से विचार करे ताकि वैसी परिस्थितियां फिर से दोहराई न जा सके, लोकतंत्र का गला घोटा न जाए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।